प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 8 जनवरी 2046 को ग्लेन डिजन ने एलेक्स क्रैनर के साथ बैठकर वो सवाल पूछा जिसे बहुत कम लोग जुबान पर लाने की हिम्मत करते हैं। क्या पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत एकता अब उसकी सबसे बड़ी भ्रांति बन गई है? इस एपिसोड का शीर्षक है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, CIA का रूसी टैंकरों पर हमला। लेकिन यह केवल एक और युद्ध कोहरे की घटना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े भू राजनीतिक भूचाल का हिस्सा है। जब नए साल की गुफ्तगू में रूस के काले सागर में टैंकों पर CIA हमलों और राष्ट्रपति पुतिन की निवास पर कथित हमले की बात होती है, तो इसे एक सामान्य खुफिया ड्रामा न समझिए, ये गहराई दिखाई देती है। एलेक्स क्रैनर ने ग्लेन डिजेन के शो में साफ कहा, प्रोजेक्ट यूक्रेन लहरों के नीचे डूब रहा है और रूस युद्ध जीत रहा है। आप इस दावे से सहमत हों या नहीं, लेकिन यह आपको घटनाएं पढ़ने का नज़रिया बदलने पर मजबूर करता है। अब सुर्खियां लक्षण बन चुकी हैं, कारण नहीं। इस पूरी बातचीत में जो विचार रेखा खींचती है, वह सीधे सीधे बताती है कि वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थक एक रणनीतिक धारा इतनी चुपचाप दिशा बदल रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना नेटो EU ढांचा अब अपने अंतिम दौर में है और उसकी जगह एक बहुध्रुवीय व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जिसमें मॉस्को और बीजिंग के साथ सहयोग होगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं थी। इंटरव्यू में यह अमेरिकी नीति की भाषा और कार्यशैली की वास्तविकता में निहित था। जैसे क्रैनर ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की एक पंक्ति का हवाला दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में उन आंदोलनों का पोषण करेगा जो वर्तमान यूरोपीय दिशा के खिलाफ हैं, जो कि अधिनायकवादी और तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है। इसे शाब्दिक रूप से पढ़ें तो यह यूरोपीय सहमति को तोड़ने वाले संप्रभुतावादी आंदोलनों को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। इसे भू राजनीतिक रूप से पढ़ा जाए तो यह एक रणनीतिक योजना है, जिसमें सहयोगियों की नीतियों पर लगाई गई सीमाओं को समीक्षा के दायरे से निकाल कर ध्वस्त किया जा रहा है। जहां उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा, वह है यूरोप में उभरती हुई दरारें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस और फिनलैंड के स्टब जैसे कुछ नेता, जो कभी युद्ध की राजनीति में सबसे मुखर चेहरों में गिने जाते थे, अब अचानक नरम होते दिख रहे हैं। इस बयानबाजी का पलटना महज शब्दों का खेल नहीं। वक्ताओं के अनुसार यदि पश्चिम अपनी कथा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, तो एक दिन रूसी आ रहे हैं और अगले ही दिन हम पर हमला करने की कोई योजना नहीं। इस तरह एकता जमींदोज हो जाती है। क्रैनर और डिजेन ने जिस बात को खास तौर पर उजागर किया, वो थी रूस की रणनीतिक संयमिता। उन्होंने विश्व युद्ध प्रथम में जर्मनी के यू-बोट हमले और अमेरिका के युद्ध में कूदने की ऐतिहासिक गलती को उद्धृत करते हुए कहा कि मॉस्को अब वह गलती नहीं दोहराएगा जो पश्चिम को एकजुट कर दे। ये संयम जोखिमों की गिनती बदल देता है। रूस का उद्देश्य अब अनावश्यक उकसावे से कहीं ज्यादा राजनीतिक पुनर्संरचना लगता है। कौन कीव की गद्दी पर है, ओडेसा और काला सागर पर किसका नियंत्रण है, और नेटो वास्तविकताओं में अभी कितना बचा है। जहां बातचीत कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है या अधूरी रह जाती है, कुछ आरोप जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रहस्यमयी तोड़फोड़ या संभावित हत्याएं, उन्हें पक्के सबूत नहीं बल्कि संभाव्य संकेतों के रूप में उठाया गया। उन्हें पूरी सच्चाई ना मानकर जांच के लायक जरूर मानना चाहिए। बेलोवेजा, 1991 और प्रथम विश्व युद्ध के ट्रिगर जैसे ढांचागत उदाहरण उपयोगी भले हों, लेकिन उदाहरण परिणाम नहीं होते। मूल सच्चाई यह है कि अगर वॉशिंगटन वाकई जर्मनी, फ्रांस, हंगरी और अन्य जगहों पर संप्रभुतावादी सरकारों को पसंद करता है, तो यह EU स्तरीय सहमति सिर्फ टैंकों से नहीं, संचार रणनीतियों और फंडिंग के माध्यम से भी ढहाई जा सकती है। इससे एक कठिन सवाल पैदा होता है जो शो में बस छू कर निकल गया। क्यों शक्ति संरचना चुपचाप नए गठबंधन करती है, खुली बहस से घबराती है? कौन उस यूरोप का फायदा उठाएगा जिसे अब अपना पैसा छापना पड़ेगा और फिर से हथियार बंद होना पड़ेगा? जब सत्ता परिवर्तन एक रणनीतिक औजार बन जाता है, तो चुप्पी पर किसका नियंत्रण होता है? दांव बहुत बड़े हैं।
अगर ओडेसा और काला सागर रणनीतिक संतुलन के केंद्र हैं, तो वहाँ का नियंत्रण कई पीढ़ियों के लिए लॉजिस्टिक्स, खुफिया नेटवर्क और विषम रणनीतियों की दिशा तय करेगा। अगर कीव में कोई ऐसी सरकार बनी जिसे मॉस्को स्वीकार करे, तो सैन्य मानचित्र बदलेगा, बिना पूरे देश को हथियाए। और अगर अमेरिका का झुकाव सच में संप्रभुतावादियों की ओर है, तो यूरोप का पुनर्निर्माण अब सिर्फ जमीन का नहीं, विचारधारा का विषय बन जाएगा। यह क्षण अनिवार्यता के आगे समर्पण करने का नहीं है, बल्कि अवलोकन और बहस का है। जैसा कि क्रैनर ने एपिसोड के अंत में याद दिलाया, स्वतंत्रता की कीमत है शाश्वत सतर्कता। यह जानिए कि पर्दे के पीछे कौन नया शासन ढांचा गढ़ रहा है। पारदर्शिता की मांग कीजिए और यह मत भूलिए कि जो चुपचाप पुनर्संरेखण किए जा रहे हैं, वही तय करेंगे कि अगली विश्व व्यवस्था अधिक बहुसांस्कृतिक और शांतिपूर्ण होगी, या बस और अधिक जटिल और टकराव से भरी। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मिलेंगे। यह थे स्किपियो अमेरिकानस प्रेटोरिया भारत से।